हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। स्वागत करता हूं मैं आपका क्लास वन मैथ्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है क्लास ट्वेल्थ और इलेवेंथ के सब्जेक्ट्स। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर। पहली यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं कि हम किस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहले भी जो हमने दो चैप्टर देखे वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस चैप्टर के बगैर उन दोनों का इस्तेमाल करना बहुत रेयर हो जाएगा, क्योंकि इसी विधि के इस्तेमाल से हम सारे क्वेश्चन करते हैं। हमारे मेन न्यूमेरिकल इसी क्वेश्चन से आते हैं। अगर आपने पहले वाले दो चैप्टर्स को नहीं देखा है तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, मतलब किन विधियों से हम राष्ट्रीय आय को आकलन कर सकते हैं, है ना। तो जब हम राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करते हैं तो तीन तरीके से वो होती है ना। पहला जो तरीका है, अर्थव्यवस्था में हम जितने भी लोगों द्वारा मूल्य वृद्धि हो रही है उसको जोड़ लें, या लोगों ने जो इनकम कमाई उसको जोड़ लें, या लोगों द्वारा खर्चा जोड़ लें, है ना। इन तीनों तरीकों से हम लोग जीडीपी का आकलन कर सकते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमारे पास तीन मेथड निकलते हैं: मूल्य वृद्धि, आय विधि और व्यय विधि। इन तीन तरीकों से हम जीडीपी का आकलन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मूल्य वृद्धि विधि को। आने वाली वीडियो में हम लोग आय विधि और व्यय विधि को कम्प्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग सीधा चलने सॉरी मूल्य वृद्धि के ऊपर, उन चीजों को समझना जरूरी है ना। जिसमें से एक है दोहरी गणना। दोहरी गणना क्या है? जब हम कोई भी जीडीपी का आकलन करते हैं तो उस समय दोहरी गणना की समस्या होने की संभावना बनी रहती है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए एक किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है। उस गेहूं को उनने 400 रुपये का एक मैदे वाले एक मील को, ठीक है, फैक्ट्री को बेच दिया, ठीक है। फिर जो मील वाला है उसने उसे पीस करके आगे मैदे को या फिर आटे को 600 रुपये में बेचा। तो उसने क्या करा, 400 रुपये का लिया, 600 का बेच दिया, ठीक है। जब उस 600 का किसने खरीदा, एक बेकरी वाले ने आटा खरीदा, उसने डबल रोटी बना करके उस 600 रुपये की आटे को 900 रुपये का बेच दिया। और रोटी कितने की बिकी? 900। जब डबल रोटी बिक गई तो दुकानदार ने उसमें 800 रुपये की खरीद करके लोगों तक 900 रुपये की पहुंचाई और लोगों ने उसको यूज कर लिया। तो जीडीपी में इसमें जो उत्पादन हो रहा है हम अंतिम मूल्य को उठा करके जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो एक बात सोचने वाली है कि 4, 6, 8, 9, टोटल वहां 2700 होता है। लेकिन इसमें एक बात तो सोचने की है कि ये जो 6 बिका उसमें ऑलरेडी 4 इंक्लूड था। ये जो 8 गया इसमें ऑलरेडी ये 6 इंक्लूड था। जो ये 9 गया इसमें ऑलरेडी 8 इंक्लूड था। तो वस्तु की जो गिनती है वो एक से अधिक बार हो जा रही है। इसी समस्या को दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। हमें केवल वस्तु के एक बार ही या फिर अंतिम इस्तेमाल को देखना होता है। तो या तो हम क्या कर लें, या तो अंतिम मूल्य एक बार में देख लें, या फिर केवल मूल्य वृद्धि को देखें कि पहले 400 थे, ठीक है। 400 के बाद 200 की मूल्य वृद्धि हुई, फिर 200 की मूल्य वृद्धि हुई, इसके बाद 100 की मूल्य वृद्धि हुई। तो 4+2+2+1 कितना हो गया? 900, ठीक है। इस तरीके से जीडीपी आकलन होना चाहिए। तो इस समस्या को जब हम एक वस्तु को 2 या 3 बार गिन लेते हैं, इसी को दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, ठीक है। इसे बचा कैसे जाए? इससे बचने के दो तरीके हैं। एक तो अंतिम उत्पाद विधि का इस्तेमाल किया जाए, दूसरा मूल्य वृद्धि तकनीक का। मूल्य वृद्धि मतलब क्या है? अंतिम उत्पाद विधि का मतलब है जो सामान बन रहा है उसको एकदम एंड में जब बन जाए उसका आखिरी मूल्य को उठा करके जोड़ देना। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है? कि जो सामान बन रहा है उसके अंदर खाली मूल्य वृद्धि को जोड़ना। जैसे हमने क्या देखा अभी, 400 रुपये का गेहूं बना, उसमें कोई बीच में पैसा नहीं लेगा। फिर 600 रुपये का क्या बिका, हमारा आटा बिका, लेकिन उसमें ऑलरेडी 400 इंक्लूड था। 200 को हमने खाली मूल्य वृद्धि को जोड़ लिया, है ना। फिर हमने उसके अंदर जब 800 गया तो 600 ऑलरेडी खर्च हुआ था, 200 फिर जोड़ लिया।
फिर हमने 100 जोड़ लिया, तो ये हमने खाली मूल्य वृद्धि को जोड़ना है। ठीक है, इसे कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। यानी कि जो हमारा मध्यवर्ती उपभोग है उसको हटा देना है। ठीक है, तो हमारा मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है कि उत्पादन का जो मूल्य है उसमें जब हम मध्यवर्ती उपभोग को हटा देते हैं तो इसके बीच का जो अंतर निकलता है उसी को हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मेरा उत्पाद का मूल्य था 100 रुपये, मैंने वो 100 रुपये का सामान बनाने के लिए 70 रुपये का सामान खरीदा था। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 30, 30 मेरी मूल्य वृद्धि होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम मेरा पास जो साबुन है वो 10 रुपये का है, उस 10 रुपये का साबुन को बनाने में 8 रुपये का खर्चा आया, तो मेरी जो मूल्य वृद्धि है वो कितने की हुई, 2 रुपये की हुई। ठीक है, ठीक। अब हम समझते हैं मूल्य वृद्धि विधि। क्या है मूल्य वृद्धि विधि? तो मूल्य वृद्धि विधि एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादन या फिर उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि से है ना। जो उद्यम या उत्पादन क्या कर रहा है, मूल्य में वृद्धि कर रहा है किसी भी सामान की, इसे हम औद्योगिक उत्पाद विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम शुद्ध उत्पाद विधि भी कहते हैं। इस विधि के प्रयोग पर हमें, जब हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जीडीपी एमपी मिलता है। ठीक है, इस हमने पढ़ा था इसके 8 पार्ट होते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, तो उन 8 में से हमें जीडीपी एमपी मिलता है। उसके बाद में अगर हमें राष्ट्रीय निकालना था उसको हम चेंजमेंट कर देते हैं। राष्ट्रीय क्या होती है हमारी, एन एन पी एफ सी, हमारी राष्ट्र आय है, तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमारा एन एफ आई ए प्लस कर देंगे और एन आई टी को माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मूल्य वृद्धि का। अगर यहाँ फिर मैं लिख दूं यहाँ पे जीडीपी एमपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीडीपी एमपी लिखूं या फिर मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो उत्पाद का मूल्य का जितने का भी सामान है ना, उसमें से हमने क्या कर दिया, मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर दिया। तो जो बीच में हमने सामान को बनाने में खर्चा किया उसको हमने माइनस कर दिया, जो हम 2 मिनट पहले देखते आ रहे हैं दोहरी गणना में, कि जो हमने बीच में सामान इस्तेमाल किया उसको हमें हटा देना है, मध्यवर्ती उपभोग को हमें इसमें शामिल नहीं करना, हमारा मूल्य वृद्धि विधि हो जाती है ना। आपका जो मूल्य वृद्धि में मध्यवर्ती उपभोग तो हमेशा ही ऐसा ऐसा मिल जाएगा, एकदम मध्यवर्ती उपभोग डिटेल में एकदम लिखा हुआ उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन कई बार उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता। उत्पादन का मूल्य क्या है कि जितना भी हमारा सामान है उसका मूल्य। अब सामान को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हमारी सामान की कंडीशन होगी सारा बिक गया तो बिक्री हमारी इस उत्पाद का मूल्य होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सामान हमारा थोड़ा बचा रह जाता है ना, तो उसे कहते हैं बचे हुए को स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, तो बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन से हम क्या निकाल सकते हैं, उत्पाद का मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बिक्री हमेशा सेम टू सेम ऐसी ही मिलेगी, बस एक फॉर्मूला और है जो कि उत्पाद स्टॉक में परिवर्तन, इसको हमें निकालना पड़ सकता है, और जो कि बहुत ईजी है, अंतिम स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, स्टॉक सॉरी, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, इससे आप स्टॉक में परिवर्तन निकाल सकते हैं, और ये दोनों आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप जीडीपी एमपी पे जा सकते हैं। देन आपसे जो भी पूछा गया है वो आप पहले के यूनिट के तरीके से आप उस पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन चीज़ों को लेके कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है कि मूल्य वृद्धि में किस चीज़ों को शामिल करना होता है और किस चीज़ों को नहीं। इन 4 चीज़ों को जो मैंने अलग से लिख रखी है, इनको शामिल करना है और इनको शामिल इनको नहीं करना। तो कौन कौन सी चीज़ें समझ लेते हैं। पुरानी वस्तुओं के व्यापारी की दलाली या फिर उत्पादन, अगर कोई व्यक्ति पुरानी वस्तु को बिकवाने में आपकी सहायता करता है तो आपको उसको उसकी दलाली का या फिर जो उनने मेहनत की, उसने जो सेवा दी, उसका आपको पैसा देना होगा। और वो जो पैसा आपने दिया वो हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेवा के बदले में पैसा माना जाता है, एक सेवा के बदले में एक भुगतान माना जाता है। ठीक है, जो बिचौलिए होते हैं, जैसे आपका जमीन वगैरह बेचवाने वाले लोग होते हैं, खरीदवाने वाले लोग होते हैं, है ना, तो इनको जो आप बीच में पैसे देते हो ये राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा किया गया स्वलेखा उत्पादन हुआ क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार फैक्ट्री है, उसने अपने जो फैक्ट्री में वर्कर है उन्हीं के लिए कार बनाई, तो वो जो कार बनाने का पैसा है उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेशक उन्होंने बेची ना हो लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया है, उसमें पैसा लगा है, वो देश की एक इनकम का पार्ट रहा है। ठीक है, स्वभोग के लिए उत्पादन, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक अपने परिवार के लिए उत्पादन करता हो अपनी फैक्ट्री में, कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन उस उत्पादन को भी हम लोग जीडीपी में ज्वाइन करेंगे। अगला पॉइंट है, जिन मकानों में स्वयं हम रह रहे हैं। देखो,
एक मकान होता है, मैं जब किराए पे रहता हूँ वहां से इनकम मिलती है ना। लेकिन अगर मकान हमारा खुद का खरीदा हुआ है तो भी हमें उसके किराए को एक इनकम का सोर्स मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वहां नहीं रह रहे होते तो हमें उस घर से क्या मिला होता, किराया मिल रहा होता। ये थोड़ी अटपटी बात है लेकिन इसी को हमें मानना पड़ता है। ना शामिल करने वाली चीजें हैं, तो जब हम पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते तो हम उसको शामिल नहीं करते। ठीक है, अगर हम पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे तो इसका मतलब है हम उसको दोबारा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब वो नई थी तो उसका मूल्य जो है उसमें शामिल, जीडीपी में हमारा शामिल हो चुका था। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु को हम कभी शामिल नहीं करते। अभी हमने 2 मिनट पहले देखा, मध्यवर्ती वस्तु को वैसे ही हटा रहे हैं, है ना, मध्यवर्ती उपभोग को वैसे ही हटा रहे हैं। तो मध्यवर्ती उपभोग और मध्यवर्ती वस्तु में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, है ना। स्वउपभोग सेवाएं, देखो हमने क्या देखा, स्वउपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको हम जोड़ते हैं लेकिन सेवाओं को नहीं जोड़ते, क्योंकि सेवाओं का आकलन लगा पाना कि हमने कितने रुपए की खुद के लिए इस्तेमाल करी, एक आसान कार्य नहीं है। आसान क्या है, वो एक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारी पहली विधि थी। इसके बाद में हमारी 2 विधि और बाकी हैं, उसके बाद हमारी यूनिट 1 का एक कंप्लीट चैप्टर हो जाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे हम अपनी